उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान से सुनना वो एग्जाम्पल क्या। ट्रूली थॉट्स आर द थिंग्स, सच में जो हम सोचते हैं ना वही चीजें हमारी दुनिया में बनती है। एंड द पावरफुल थिंग एट दैट व्हेन दे आर मिक्स्ड विथ डेफिनेट पर्पस, persistence and a burning desire for their translation into riches or other material objects। उसने क्या कहा है, जो हमारे थॉट्स है, जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार है ना, वही एक्चुअल में जिंदगी बनती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, ये पावरफुल तब बनता है जब हमारे थॉट्स एक पर्पस के साथ मिक्स होते हैं, एक परसिस्टेंस को अचीव करता है और एक बर्निंग डिजायर के साथ होते हैं। मतलब आपके अंदर एक डिजायर है, आपके अंदर एक ड्रीम है, जैसे आपका टारगेट है आपको 2 सीसी करना है, ये आपका एक बर्निंग डिजायर है। अगर आपके 3 दिन में 10 सीसी करने हैं तो आपका एक बर्निंग डिजायर, अगर 1 मंथ में 50 सीएस बनाने हैं आपका बर्निंग डिजायर है, ठीक है। तो वो बर्निंग डिजायर जब आपकी थॉट्स के साथ मिलता है, जब आपका पर्पस उसमें होता है और जब आप परसिस्टेंट होते हैं, मतलब आपका बर्निंग डिजायर यहाँ है और उसको अचीव करने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए उसमें आप कंटिन्यूस परसिस्टेंट हो, मतलब होल्ड करके रख रहे हो अपने डिसीजंस को, टाइम के अनुसार चेंज नहीं करते, राइट। ये सारी चीजें आपको ट्रांसलेशन दे सकती है रिचेस के अंदर। ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है तो आई एम डैम श्योर आप सब लोग रिचनेस की वैल्यू तक जा सकते हो। A little more than 30 years ago, Edwin C. Barnes discovered how true it is that men really think and grow rich। 30 साल पहले एडवर्ड सी बार्न्स ने एक रिसर्च किया था, उसने ये फाइंड आउट किया कि सच में लोग थिंक एंड ग्रो रिच कैसे कर सकते हैं। His discovery did not come about at one sitting। ये जो डिस्कवरी उसकी वो एक जगह पर बैठकर नहीं हुई थी। It come little by little, beginning with a burning desire to become a business associate with the great Edison। ये जो डिस्कवरी हुई थी, जो एडवर्ड सी बार्न्स था, उसका बर्निंग डिजायर क्या था मालूम है, कि उसको एडिसन, मतलब जो थॉमस एडिसन, ग्रेट एडिसन था ना, उसके साथ बिजनेस करना है, उसके साथ धंधा करना है, ये उसका बर्निंग डिजायर था। ये देखो, ये छोटे से गांव में रहता था एडवर्ड सी बार्न्स, और थॉमस एडिसन समझ लो अंबानी है, इतना बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन उसको उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी थी, एम्प्लॉय नहीं बनना था। वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बार्न्स डिजायर वाज दैट इट वाज डेफिनाइट। मतलब जो बार्न्स का जो डिजायर था, जैसे आप लोगों को 10 बनाने हैं, आपका डिजायर है, ठीक है, बार्न्स का भी डिजायर क्या है कि उसको एडिसन के साथ बिजनेस करना है, ये उसका माइंड एंड गेम है। इट वॉज डेफिनेट, मतलब वो परफेक्ट था, उसको करना ही करना था। उसमें वो ये नहीं सोच रहा था कि अगर मैंने 15 सीसी का टारगेट लिया तो मैं 14 कर लूं चलेगा। उसने ये टारगेट लिया ना, थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करना है तो करना है भाई, और वो भी पार्टनरशिप में। उसने ये नहीं सोचा कि मैं एम्प्लॉय बनूंगा तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत मैं मिल लूंगा तो भी चलेगा, देयर इज नो डिस्काउंट। उसके पास एक डेफिनाइट डिजायर था, मतलब ये एक डिजायर था जो उसके पास है ही है। सिचुएशंस आएगी, डजंट मैटर, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज। प्रॉब्लम्स आएंगी, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज। जो मर्जी चीजें आएगी, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज। वो एक डेफिनेट था। ही वांटेड टू वर्क विद एडिसन, नॉट फॉर हिम। उसको एडिसन के साथ काम करना था, एडिसन के लिए नहीं। ऑब्जर्व केयरफुली द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ही वेंट अबाउट ट्रांसलेटिंग हिज डिजायर इनटू रियलिटी। ये ध्यान से सुनना, ये नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि उसने अपने डिजायर को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट किया। एंड यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ 13 प्रिंसिपल व्हिच लीड्स टू रिचेस। अगर ये आपने समझ लिया तो जो आगे 13 प्रिंसिपल हम सीखने वाले, राइट, वो आपको रिचेस तक लेके जाएंगे। When the desire or impulse of thoughts first flashed into his mind, he was in no position to act upon it. Two difficulties stood in his way. He did not know Mr. Edison, and he did not have enough money to pay his railroad fare to Orange, New Jersey। जब पहली बार ये एडवर्ड बार्न्स के माइंड में जब आया ना कि यार मेरे को एडिसन के साथ धंधा करना है, तो 2 प्रॉब्लम्स थी उसके माइंड में। एक तो वो एडिसन को जानता भी नहीं था कि वो कहाँ रहता है, क्या है, और उसके पास पैसे नहीं थे कि वो एडिसन के पास जाए ट्रेन से। बट उसका डिजायर था कि उसको एडिसन के साथ बिजनेस करना है। These difficulties were sufficient to have discouraged the majority of men from making any attempt to carry out the desire. But this was no ordinary desire. He was so determined to find a way to carry out his desire that he finally decided to travel by blind baggage rather than defeated। अब आप देखो, एक तो उसके पास पैसे नहीं थे ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए, और वो एडवर्ड को एडिसन को जानता भी नहीं था। और ये 2 प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा थी एक पर्टिकुलर इंसान का जो डिजायर ना, उसको तोड़ने के लिए। बट उसका डिजायर, जैसे मैंने बोला, डेफिनाइट था।
उसको कुछ नहीं मालूम था लेकिन उसको करना था। वो इतना डिटरमाइंड था कि उसने ब्लाइंड बैगेज ट्रेन से ट्रैवल करना शुरू कर दिया। डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय ब्लाइंड बैगेज। मतलब समझ रहे हो, उसने कोई ट्रेन पकड़ ली विदाउट पैसे और वो ट्रैवल करना शुरू कर दिया। ये ब्लाइंड बैगेज क्या होता है? ये फॉरेन ट्रेन्स होती है, ईस्ट ऑरेंज वाली। मतलब जहां पे आपको ये नहीं मालूम वेयर इज द लोकेशन, बट वो जा रहा है, ही इज ट्रैवलिंग। जस्ट ये समझ लो कि वो उसके पास पैसे नहीं, फिर भी वो अपने पर्पस के पीछे जा रहा है। ही इज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज, ये समझ लो। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एट द मिस्टर एडिसन लाइब्रेरी। ट्रैवल करने के बाद उसने मिस्टर एडिसन की लाइब्रेरी में गया एंड अनाउंस ही हैड कम टू गो टू बिजनेस विद द इन्वेंटर। In speaking with the first meeting between Barnes and Edison years later, Mr. Edison said, "He stood there before me, looking like an ordinary tramp. But there wasn't something in the expression of his face which conveyed the impression that he was determined to get what he had come after." जब वो पहली बार लेबोरेटरी में गया सालों के बाद, ठीक है, ट्रैवल करने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद, फाइंड आउट करने के बाद, वो गया उनके लेबोरेटरी में। सालों के बाद जब उनकी पहली बार मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा, एडिसन ने क्या कहा कि वो वहां पे खड़ा था, ऑर्डिनरी इंसान की तरह दिख रहा था, बट उसके जो एक्सप्रेशंस थे ना, उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा डिटरमाइंड थॉट था, और ऐसा लग रहा था कि वो जिन चीजों के लिए करने, जो चीजें करने आना वो कर कर रहेगा। I had learned from years of experience with the man that men really desires a thing so deeply that he is willing to stake his entire future on a single. मतलब वो ये कह रहा है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बट जिन लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है ना, एक डीप डिजायर बाय हार्ट, जो सोचते हैं, जो अपलाइन ने मोटिवेट किया हुआ नहीं, डाउनलाइन ने मोटिवेट किया हुआ नहीं, जिन लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है ना, ठीक है, वो बहुत कुछ चीजें बिल्ड कर सकते हैं। दे कैन बिल्ड एनीथिंग। अंडरस्टैंड कर रहे हो? टर्न ऑफ द व्हील इन ऑर्डर टू गेट इट, ही इज श्योर टू विन। मतलब वो श्योर रहता है अपनी जिंदगी में। I gave him an opportunity, he asked, because I saw he had made up his mind to stand by until he succeeded. Subsequent event proved that no mistake was made. पहली बात तो मैं आपको ये पूछ लूं, मैं तो चल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? पक्का? कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में जा रहा है? वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अकेला चाह रहा हूँ, आप सब लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जब मैं पढ़ाऊंगा ना चैप्टर, उसके बाद ये चैप्टर आपको खुद बुक में पढ़ना है आज के आज इस वेबिनार के बाद। So you will get clear understandings. ठीक है, just what young Barnes said and to Mr. Barnes on that occasion was far less important than which he thought. मतलब बार्न्स ने जब पहली बार एडिसन के साथ मीटिंग की तो उस टाइम पे उसने जो एडिसन से बात की, राइट, वो बहुत छोटी थी। मतलब वो बहुत छोटी थी, उसके डिजायर से बहुत छोटी थी। It could not have been a young man appearance which got him his start in the Edison office. मतलब उसके पास वो एक young man appearance नहीं था जिसकी वजह से एडिसन के ऑफिस में उसको स्टार्ट करने का मौका मिला। It was a thought he that counted. म्हणजे सिर्फ वो एक थॉट था जो उसने काउंट किया था, मतलब उसको रिजल्ट नहीं मिले थे पहली मीटिंग में। If the significance of this assessment could be conveyed to every person who read it, there would be no need of the reminder of this book. अगर इस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आए तो आई डोंट थिंक सो, तो इस बुक का रिमाइंडर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और उसकी नीड है भी नहीं एक्चुअल में। बट फिर भी बार्न्स डिड नॉट गेट हिज पार्टनरशिप विद एडिसन ऑन दिस फर्स्ट इंटरव्यू। जो बार्न्स था जिसको एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी थी, उसको पहले ही दिन, ठीक है, एडिसन के साथ पार्टनरशिप नहीं मिली। ही डिड गेट अ चांस टू वर्क इन द एडिसन ऑफिस। उसको एडिसन के ऑफिस में जॉब करने का मौका मिल गया। But most important to Barnes because it gave him an opportunity to display his merchandise where his intended partners could see it. But उसने वो मौका एक्सेप्ट किया और ये कहा कि अगर मुझे जॉब मिली है तो मैं अपने एक्सेलेंस को, मैं अपने मर्चेंडाइज में अपने काम को दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट तो एडिसन और मैं एडिसन के ऑफिस में ही जॉब कर रहा हूँ ना, तो मैं जो भी काम करूंगा वो एडिसन की तरफ हाईलाइट करवा सकता हूँ। समझ रहे हो? मतलब कोई भी डिजायर एक साथ अचीव नहीं होता।
उसकी स्टेप्स होती है, उसकी जो रचना होती है ना, उसकी स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमने सोच लिया तो हमारे घर पे आ गया। नो, वी हैव टू गो फॉर इट। हमें उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे, उसके लिए एक्शंस में बहुत सारी स्टेप्स आएंगे, उस स्टेप्स को कॉन्क्वेयर करना पड़ेगा पहले। दैट्स द मेन थिंग। बहुत months went by, apparently nothing happened to bring the coveted goal which Barnes had set up in his mind as his definite major purpose. But something important was happening in Barnes' mind. He was constantly intensifying his desire to become the business associate of Edison. बहुत सारे मंथ चले गए, but अभी भी एडिसन के पास बार्न्स नहीं जा पाया। बट बार्न्स ने अपना माइंड ऐसा मेकअप कर लिया था कि वो वहां पे बैठे बैठे काम करते रहते, अपना जो डिजायर ना, उसकी इंटेंसिटी मल्टीप्लाई कर रहा था। जैसे मैं अगर सोच रहा हूँ मेरे को ये चीज चाहिए, तो मैं उसकी इंटेंसिटी रोज मल्टीप्लाई करता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ कि भाई ये मेरा हो चुका है। जब आप उसके इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि देखो, अगर आपका डिजायर की परसेंटेज रेशियो 10% है तो 10% चांसेस है पूरे होने के, लेकिन उस 10% को 100% तक लेके जाने के लिए आपको रोज उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको ये अफर्म करना पड़ेगा, यस दिस इज द माइंड, ये ऑलरेडी हो चुका है। आपको उस अपने माइंड में उसकी एंड पोजीशन देखनी पड़ेगी अपने टारगेट्स की, तभी आपका जो डिजायर ना वो इंटेंसिफाई मतलब मल्टीप्लाई होगा, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी। Psychologists have correctly said that when one is truly ready for a thing, it puts in its appearance. साइकोलॉजी वाले ने क्या कहा है, जब कोई भी इंसान, ठीक है, रेडी रहता है, सच में रेडी रहता है बाय हार्ट कोई भी चीज के लिए, तो उसके लाइफ में वो अपीयर हो जाती है। Barnes was ready for a business association with Edison. Moreover, he was determined to remain ready until he got that which he was seeking. मतलब बार्न्स है ना, बार्न्स रेडी था एडिसन के साथ बिजनेस करने के लिए, बट वो इतना डिटरमाइन था, इतना डिटरमाइन कि जब तक वो जो देख रहा है ना वो उसको नहीं मिलता ना, वो नहीं हिलने वाला। जब तक उसको जो चाहिए ना, जो उसने देखा है, वो उसको नहीं मिलता, तब तक वो नहीं हिलने वाला। ही इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ थिंग्स। ही डिड नॉट से टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को नहीं बोला, वेल व्हाट्स द यूज, I guess I will change my mind and try for a salesman job. But he did say, I came here, go into the business with Edison and I accomplish this end. If it takes the remainder of my life, he meant it. What a different story man would have to tell if only they would adopt a definite purpose and stand by that purpose until it had time to become all-consuming obsessions. ये कहता है, अब यहाँ पे बार्न्स के माइंड की दो कंडीशंस एक्सप्लेन की है। एक तो वो कहता है कि यार क्या यूज हुआ, मैं यहाँ पे अपनी जिंदगी चेंज करने आया था, राइट, मैं बिजनेस करने आया था, चलो ठीक है, मैं अपना माइंड ही चेंज कर लेता हूँ, एडिसन तो मांगने से आया तो मैं क्या करता हूँ, अपना माइंड ही चेंज कर लेता हूँ, और ठीक है मैं यहाँ पे सेल्समैन की जॉब करता हूँ। अब हम यही करते हैं ना, अगर जब हमारे लाइफ में सिचुएशंस आती है, कोई ना कोई फैक्ट आता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम बिल्ड होती है, जब हमने अपना टारगेट लिया है, जब हमारे फैमिली में प्रॉब्लम्स आती है, हम कहते हैं यार चलो यार नो वरी यार, प्रॉब्लम ही ऐसी आ गई, मैं क्या करूंगा, उसमें ऑप्शन नहीं है, चलो जितना होता है उतना ही कर लेता हूँ एक बार। बट बांस ऐसा नहीं था। बांस ने क्या किया, उसको उसके पास एक डेफिनेट पर्पस था। उसने क्या बोला, आई केम हियर टू गो इनटू बिजनेस विद एडिसन एंड आई अकॉम्प्लिश दिस एंड। मैं यहाँ पे बिजनेस करने आया हूँ भाई, और मैं बिजनेस करके रहूंगा। मतलब आपको अपने सिचुएशंस के अनुसार अपने टारगेट्स, अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं करना, दिस इज द क्लियर फैक्ट। उसको बांस के साथ, उसको एडिसन के साथ बिजनेस करने का मौका नहीं मिल रहा था, जॉब कर रहा था वो वहां पे, फिर भी वो वही सपना देख रहा था। क्यों? क्योंकि उस मतलब आप खुद सोचो, जब आपके पास डेफिनेट पर्पस होता है ना, आपका वे ऑफ टॉकिंग कंप्लीट चेंज होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिचुएशंस को ब्लेम करेंगे, बट एक्चुअल में वो अपने माइंड को ब्लेम कर रहे हैं जब उनके पास सिचुएशन आती है। जब आपके ऊपर सिचुएशन, नो वरी ब्रदर, मेरे पास सिचुएशन आई, भगवान मुझे चेक कर रहा है, आई नीड टू फाइट, आई वांट दैट 20 years। दिस इज द वे यू हैव टू बी ऑन योर डेफिनेट पर्पस, नो मैटर व्हाट। आपको वो दिख रहा है नहीं दिख रहा क्लियर, लेकिन यू हैव टू सी इट इन माइंड। Maybe young Barnes did not know it that time, but his building determination, his persistence in standing back of the single desire was destined to mow down all the opposition and bring him the opportunity he was seeking. उस टाइम पे बार्न्स को भले ही मालूम नहीं था कि यार वो डिजायर के पीछे की डिटर्मिनेशन बिल्ड करना है, परसिस्टेंट बिल्ड कर रहा है।
इन स्टैंडिंग बैक ऑफ सिंगल डिजायर। जहां पे वो जाना चाहता है ना, उसके वो डिटर्मिनेशन बिल्ड कर रहा था। was destined to mow down all the oppositions। उसके अपोज में जितनी भी अपोजिशन आ रही ना, उसको वो इग्नोर कर रहा था और वो अपने अपॉर्चुनिटी को अपने तरफ ले रहा था, खींच रहा था। ये उसको मालूम नहीं था, बट दिस इज द रियलिटी दैट वाज हैपनिंग। When the opportunity came, it appears in a different form and from the different direction that Barnes had expected। जब अपॉर्चुनिटी आई ना, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन से आई। That is one of the tricks of opportunity। It has a sly habit of slipping in by the back door, and often it comes disguised in form of misfortune or temporary defeat। Perhaps this is why so many people fail to recognize the opportunity। याद रखना, अपॉर्चुनिटी जब भी आती है ना, वो आपने जो सोचा है उस फॉर्म में नहीं आती, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आती है। मतलब बांस ने सोचा था कि वो जाएगा, बात करेगा, सीधा बिजनेस पार्टनर बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये ट्रिक है। अपॉर्चुनिटी जब भी आती है ना, ठीक है, एक एक छोटा सा रास्ता दिखाती है आपको। इट हैज अ स्लाई हैबिट ऑफ स्लीपिंग इन बाय बैक डोर। एक छोटा सा रास्ता दिखाती है। एक एक मिसफॉर्चून, मतलब आपको कभी कभार ऐसा लगेगा कि अपॉर्चुनिटी आई नहीं, लेकिन वो एक्चुअली आपके पास आई है, क्योंकि आप उतने अपने माइंड से कैपेबल नहीं हो। आप टेम्पररी डिफीट्स के ऊपर काम कर रहे हो। मतलब जो आपका टेम्पररी डिफीट्स भी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने बिजनेस शुरू किया है ना और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये भी अपॉर्चुनिटी है। और जब लोग इस अपॉर्चुनिटी को नहीं फाइंड आउट कर पाते ना, अपने डिफीट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मानते ना, उस टाइम पे बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। दिस इज व्हाई यू पीपल्स हैव टू अंडरस्टैंड। Mr. Edison had just perfected a new office device known at that time as the Edison dictating machine। उस टाइम पे एडिसन ने एक नया मशीन बनाया था, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन उसको बोलते थे, ठीक है। His salesmen were not enthusiastic over the machine। They did not believe it could be sold without a great effort। Barnes saw his opportunity। It had crawled in quietly, hidden in the queer looking a machine which interested no one but Barnes and the investor। एडिसन ने एक मशीन बनाया था उस टाइम पे अपने नए ऑफिस में, डिक्टेटिंग मशीन, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, मतलब एडी4 नाम है उसका। तो बहुत सारे जो उसके कंपनी के सेल्समैन थे, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। वो कह रहे थे इसको बेचना बहुत मुश्किल है, बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब बाकी के लोग नहीं कर रहे थे। बांस ने क्या देखा, अगर मैंने कर लिया तो मैं एडिसन के पास पहुंच जाऊंगा। तो उसने क्या किया, धीरे से उस मशीन को समझा और वो एक्साइटेड हो गया उसको सेल करने के लिए, बांस की तरह। मतलब वो इन्वेस्टर, मतलब जो एडिसन की तरह, वो एक्साइटेड हो गया। बार्न्स नो ही कुड सेल द एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। ही सजेस्टेड दिस एडिसन एंड प्रॉम्प्टली गॉट हिज चांस। बार्न्स ने क्या किया, एडिसन को बोल दिया कि मैं आपकी मशीन बेच सकता हूं सर। और एडिसन को, बाकी को लोग तो चांस, बाकी के लोग चांस नहीं ले रहे थे, तो इसने तो चांस ले लिया। In fact, he sold it so successfully that Edison gave him a contract to distribute and market all over the nation। Out of that business association grew slogan made by Edison and installed by Barnes। जब उसने वो बेचे, तब क्या हुआ मालूम है, एडिसन ने उसको कहा कि तू पूरे इंडिया में इसके साथ, पूरे नेशन में मेरे साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर। देखो, अपॉर्चुनिटी आई थी, उसने पकड़ ली, उसका डिजायर स्ट्रॉन्ग था, उसने हिला, वो हिला नहीं। आउट ऑफ द बिजनेस एसोसिएशन, ये बिजनेस के एसोसिएशन को छोड़ दो एक बार। स्लोगन क्या है मालूम है, बनाया था उस प्रोडक्ट का स्लोगन बनाया ना एडिसन ने, बनाया एडिसन ने और बेचा बार्न्स ने। दिस इज हाउ association goes। The business alliances has been in the operation of more than 30 years। Out of it, Barnes had made himself rich money, and he has done something infinitely greater। He proved that one really may think and grow rich। 30 साल की उनकी पार्टनरशिप चली, उसके बाद 30 साल की, ठीक है, और बार्न्स ने उसके बाद बहुत पैसा कमाया और उसने ये प्रूव कर दिया, think and grow rich। How much actual cash that originalized desire of Barnes has been worth to him, I have no way of knowing। Perhaps it has brought him $2 or $3 million, but the amount, whatever it is, become insignificant when compared with the greatest asset he acquired in the form of definite knowledge। An intangible impulse of thought can be transmuted into physical counterpart। मतलब उस यहाँ पे ये कहा है कि देखो, बार्न्स ने उस टाइम पे 2 से 3 मिलियन डॉलर कमाए, अरबों रुपए कमाया, बट उस अरबों रुपए से ज्यादा जो बार्न्स ने कमाया ना, वो क्या है मालूम है, उसके पास ये नॉलेज आ गया कि एक थॉट को, उसका एक बिलीफ बिल्ड हो गया कि एक थॉट को आप कैसे फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ही हैड लर्न, उसने वो देखा।
बार्न्स लिटरली थॉट हिमसेल्फ इनटू द पार्टनरशिप विद द ग्रेट एडिसन। मतलब बार्न्स ने अपने आप को लिटरली ये सोच लिया था कि मैं एडिसन के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ। उसने अपने आप को फॉर्चून मान लिया था, वो ग्रेटफुल था इस चीज के लिए। he had nothing to start with except the capacity to know that what he wanted। उसके पास जो देखो, अब उसको बिजनेस करना था एडिसन के साथ, बट उसके पास कोई चीज नहीं थी। उसके पास क्या था मालूम है? उसको मालूम था कि उसको चाहिए क्या। उसके पास उसके लिए डिटर्मिनेशन थी। वो डिजायर के लिए स्टैंड ले लेगी जब तक वो रियलाइज ना करवाए। और मैं ये करता हूँ, मैं मेरे डिजायर के लिए स्टैंड लेता हूँ। अगर मैंने एक डिजायर पकड़ा है तो मैं उसके लिए बहुत बड़ा स्टैंड लेता हूँ भाई, बहुत बड़ा। मैं उसके लिए तब तक स्टैंड लेता हूँ, मेरे को मालूम था वो डिजायर मुझे चाहिए, उसके बाद मैं उसके लिए स्टैंड लेता हूँ जब तक मैं रियलाइज ना कर लूं कि जब तक वो मेरी लाइफ में हो ना जाए। अब उसके पास पैसे नहीं थे, ही हैड नो मनी टू बिगिन विद, ही हैड बट ही थोड़ा सा उसके बाद एजुकेशन था, ही हैड उसके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, बट ही डिड हैव इनिशिएटिव, फेथ एंड द विल टू विन। बट उसके पास भरोसा था शुरुआत करने का। शुरुआत में उसके पास भरोसा था और विल थी, उसको जीतने की क्षमता थी, उसको मालूम था कि मैं जीतूंगा। Will this intangible forces he had made himself number one man with the greatest investor who ever lived। और उन फोर्सेस की वजह से, उस भरोसे की वजह से, उसकी जो विल पावर थी जीतने की, उसकी वजह से वो ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स के साथ बिजनेस करना शुरू हो गया। Now let us look at a different situation and study a man who had plenty of tangible evidence, reaches but lost it because he stopped 3 feet short of the goal he was seeking। अब दूसरी स्टोरी सुनते हैं। अब देखो एडिसन से ये जो एडिसन और बार्न्स की स्टोरी है, इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको क्या समझ में आया? ये मत सोचो कि कैसे करना है, क्या करना है, ये सोचो कि कितना करना है। और जब ये मालूम होगा ना कि कितना करना है, तो कैसे करना है ये धीरे धीरे अपने आप आपके सामने आएगा। धीरे धीरे आपके अपने आप सामने आएगा। और जब आएगा ना, उसको ग्रैब करना, छोड़ना मत। क्योंकि वो जब आता है ना, अपॉर्चुनिटी जब आती है ना, वो आपको, क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी सब लोग ग्रैब नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक अ गेम। अगर आपने वो पकड़ ली तो यू गॉन, फिर आप हवा में छलांग लगाओगे बहुत बड़ी लेवल। किस किस को अब समझ में आ रहा है? किस किस को अंडरस्टैंड हो रहा है कि सर हाँ, ये सेशन इंपॉर्टेंट है, ये कर होना चाहिए हर एक दिन, हर एक चैप्टर ऐसे ही कवर करना है हमें। बट मेक श्योर करो कि आप सब लोग इस बुक को, अब ये चैप्टर मैंने आपको बताया, इस बुक को इसके साथ इसके बाद पढ़ो। यू हैव टू रीड इट। अपने आप पढ़ो एक बार, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और समझ रहे हो? चलो लेट्स ग्रेट। 3 feet from gold, 3 feet from gold। One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat। इस दुनिया में सबसे फेल्योर का सबसे बड़ा काम क्या है? फेल्योर क्यों होते हैं मालूम है लोग? क्योंकि लोगों की हैबिट होती है, एक बार अगर छोटा सा डिफीट मिल गया तो वो क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एवरी पर्सन इज गिल्टी ऑफ दिस मिस्टेक एट वन टाइम और अनदर। बहुत सारे लोग इस चीज का गिल्टी फील करते हैं, बहुत सारे लोग। लेट मी चेक हाउ मच पेज दे आर सो वी कैन ग्रास्प द स्पीड, क्योंकि हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना ही है। ओके नो वरी, वी कैन गो फॉर इट। अब सारे एग्जांपल्स ही हैं। ओके। An uncle of Aryu Darby was caught by the gold fever, a gold rush days, and went to dig and grow rich. He had never heard that more gold has been mined from the veins of man than he has never been taken from the earth। समझो, एक अंकल था आर्यू दर्बी नाम का, ठीक है। उसको गोल्ड फीवर था, मतलब वो सोने के लिए पागल था, उसको सोना चाहिए था, दैट्स इट। सोना सोना मतलब आई एम नॉट टॉकिंग स्लीप, आई एम टॉकिंग गोल्ड, चमचमाता गोल्ड, ठीक है। और वो क्या करता था, उसका एक फॉर्मूला था, डिग एंड ग्रो रिच। वो तब तक खोदता था तब तक उसको सोना ना मिले।
He had never heard that more gold has been mined from the brains of man that has been ever taken from the earth. उसने ये सोचा ही नहीं था कि एक्चुअल में सोना अर्थ मतलब आप जो जो ये इससे मिलता है, क्या है, जो अर्थ के नीचे है उससे नहीं, एक्चुअल में उसके इंसान से मिलता है, उसके इंसान के दिमाग से मिलता है। मतलब जो सोना उसने निकाला, उसने ये सोचा ही नहीं था कि वो सोना एक्चुअल में दिमाग से निकल रहा था, जमीन से तो बाद में आ रहा था। मतलब जब वो डिग करता था ना, उसके माइंड में बस सोना ही आ रहा था। ओहो गोल्ड, या फेल। समझ रहे हो? ही टेक अ क्लेम एंड वेंट टू वर्क विद पीक एंड शॉवल। मतलब वो क्या क्लेम करता था कि भाई अब मेरे को आज सोना मिल रहा है, उसके बाद काम करने जाता था। जैसे आप क्लेम करो कि भाई मेरे 2cc हो चुका है इस बंदे का, मैं बस काम कर रहा हूँ अपना मेरी जो पर्पस है ना उसको फील कर रहा हूँ। द गोइंग वॉज हार्ड बट हिज लस्ट फॉर गोल्ड वॉज डेफिनाइट। देखो काम करना मुश्किल था, लेकिन उसका जो गोल्ड के लिए जो प्यार था ना, लस्ट था ना, वो बहुत डेफिनाइट था, चाहिए ही चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। आफ्टर वीक्स ऑफ लेबर ही वाज रिवॉर्डेड बाय द डिस्कवरी ऑफ शाइनिंग ओर। मतलब जब डिस्कवरी के बाद काम उसको जब सोना मिला, तब उसको एक अवार्ड मिला, शाइनिंग ओवर। ही नीडेड मशीनरी और टू ब्रिंग द ओवर टू द सरफेस। क्वाइटली ही कवर्ड अप विद द माइन, रिट्रेस्ड हिज फुटस्टेप टू हिज होम इन विलिंगबर्म्स, Maryland, told his relative and few neighbors of the strike. They got together money for the needed machinery, had steps. The uncle and Darby went back to work with the mine. अब देखो क्या है, अब उसको ओवर मतलब जो सोना था नीचे था, उसको सरफेस पे लाने के लिए मशीनरी थी, मशीनरी चाहिए थी। उसको सोना तो निकालना था, अब उसने मशीनरी लानी थी। मशीनरी लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने क्या की, अपने रिलेटिव से बात की, सभी लोगों को समझाया कि मैं ऐसे काम करने जा रहा हूँ। तो उसने उनसे पैसे बोरो किए, ठीक है, उनसे पैसा लिया एक साथ, और आज आप देख लो, फिर उसने मशीनरी बाय की और वो फिर वापस काम पे चला गया। द फर्स्ट कार वॉज ओवर वॉज माइंड। पहली गाड़ी ओवर की निकल चुकी थी। एंड शिप टू स्मेल्टर, मतलब जिसको शिप करना था वहां दे। द रिटर्न प्रूवन दैट ही हैड वन ऑफ द रिचेस्ट माइन इन कोलार्डो। और जब उसको पैसा आया तो उसको मालूम पड़ा कि उसने जो माइन निकाली है वो रिचेस्ट माइन थी कोलार्डो की। A few more cars of that ore would clear the depths, then would come the big killing in the profits. अब और उस थोड़ी अगर और 3-4 कार्स की अगर डिलीवरी होती ओर्स के साथ, मतलब सोने के साथ, तो उसका जिंदगी का डेप्थ चला जाता पूरा, और उसके बाद वो किलिंग प्रॉफिट्स के अंदर जाता। डाउन वेंट टू द ड्रिल्स, अप वेंट टू द होप्स ऑफ डार्बी एंड अंकल। जैसे जैसे ड्रिल्स के जो ड्रिल्स थी वो जैसे जैसे नीचे जा रही थी, ठीक है, जमीन के अंदर, वैसे वैसे डार्बीज अंकल के होप्स बढ़ रहे थे, ठीक है। द रिटर्न्स प्रूव दैट, सॉरी, देन समथिंग हैपेंड, द वेन ऑफ गोल्ड ओवर डिसअपियर। और ये हुआ कि जो गोल्ड की जो वेन थी नीचे वो गायब हो गई। थोड़ा मतलब वो एक लेयर था, वो निकाल लिया उन्होंने, उसके बाद नीचे उनको मिला ही नहीं। दे हैड कम टू द एंड ऑफ द रेनबो एंड पोर्ट ऑफ द गोल्ड वाज नो लॉन्गर देयर। और वहां पे सोना अब नहीं था। दे ड्रिल ऑन desperately trying to pick up the vein again, all to no avail. उसने वापस ड्रिल किया, देखा कि मेरे को मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो आइडेंटिफाई कर रहा था राइट में, लेफ्ट में, नीचे, ऊपर, लेकिन उसको नहीं मिला। फाइनली दे डिसाइडेड टू क्वाइट। अब उन्होंने क्या किया, छोड़ने का। उन्होंने कहा अब तो मिल नहीं रही, छोड़ दो। They sold the machinery to the junk man for a few $100 and took the train back home. उन्होंने क्या किया, एक ऐसे ही जैसे भंगार वाला होता है वैसे उसको, एक छोटे से इंसान को छोटे से डॉलर्स में क्या कर दी, वो बेच दी मशीन, और ट्रेन पकड़कर घर निकल गए। Some junk men are dumb but not this one. बहुत सारे जो जंक मैन होते हैं, जो कचरा मतलब भंगार खरीदते हैं, वो पागल होते हैं, बट ये नहीं था। He called in a mining engineer to look at the mine and do little calculating. उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और एक कैलकुलेशन किया। The engineering advised that the project had failed because the owner were not familiar with the fault lines. उस इंजीनियर ने कहा कि इसने जो प्रोजेक्ट किया ना, इस बंदे ने, डार्विन ने, वो क्यों फेल हुआ, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि एक फाइन लाइन होती है बिजनेस, सॉरी, माइनिंग में। His calculating showed that the vein would be found just 3 feet from where the Darby stopped drilling. That is exactly where it's found. उस इंजीनियर ने कहा कि डार्विन ने जहां पे स्टॉप किया, डार्सी ने, उसके एग्जैक्ट 3 फीट नीचे एक वेन है गोल्ड की, बहुत बड़ी, एग्जैक्ट 3 फीट नीचे। और उस डम मैन ने वो ड्रिल किया और उसको वो गोल्ड की लेयर मिल गई। अब आप देख लो, उस बंदे का डिजायर था, उसको गोल्ड चाहिए था,
बट उसने जब उसको पहला रिजल्ट मिला, पहले रिजल्ट मिलने के बाद जब उसको दूसरा फेल्यूर आया तो उसने ये सोचा कि अब तो गया, अब जितना मिल गया चलो नो वरी। बट उसने जिसको मशीन बेची उसने उसको अपॉर्चुनिटी ली और उसने गोल्ड की बड़ी माइन खड़ी कर दी। वाई? इन लोगों का डिजायर था भाई, वो पागल नहीं थे। मतलब वो सोचो, जस्ट सक्सेस बनने से पहले उसने अपने आप को गिव अप पोजीशन में लेकर दिया। आप सब लोग भी ऐसे ही फेज में हो, आपने रिजल्ट निकाले, आज आपके पास रिजल्ट नहीं है, समझ लो अब आपकी सक्सेस आने वाली है, यू आर पॉजिटिव, सक्सेस जस्ट आपके पास अराइव होने वाली है। और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। दे सोल्ड The junk man took millions of dollars in ore from the mine because he knew enough to seek expert counsel before giving up. वो कहता है जंक मैन ने करोड़ों रुपए कमाए उस माइन से वापस, क्योंकि उसको मालूम था गिव अप करने से पहले एक्सपीरियंस लोगों से काउंसलिंग, एक्सपीरियंस लोगों से सजेशन लेना इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ट्राई टू कॉन्टेक्ट विद अपलाइन, कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन, उससे बात करो, तब वो आपको सॉल्यूशंस देगा, तब आपको मालूम पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द मनी व्हिच वेंट इनटू द मशीनरी वाज प्रोड्यूस्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ डार्बी हु वाज बोर्न देयर वेरी यंग मैन। द मनी came from his relatives and neighbors before his faith in him. He paid back every dollar of it although he was years in doing so. उसने मशीन तो खरीद ली बट उसको पूरी जिंदगी चली गई उस मशीन का पैसा पेड करते में लोगों को, समझ लो। मतलब डार्बी की मेहनत थी लेकिन प्रॉफिट किसको हुआ? जिसका डिजायर स्ट्रांग था। लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स मिस्टर डार्बी रिकवर्ड हिज लॉस मेनी टाइम्स ओवर व्हेन ही मेड डिस्कवरी दैट डिजायर कैन बी ट्रांसमुटेड इनटू गोल्ड। द डिस्कवरी केम आफ्टर ही वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस। बहुत दिनों के बाद फिर उसको ये समझ में आया कि भाई अगर मेरा डिजायर स्ट्रांग होता तो मैं आज वो गोल्ड माइन खरीद लेता, लेकिन अब वो इंश्योरेंस बेचने चला है और इंश्योरेंस बेचते बेचते उसको ये समझ में आया अगर आपका डिजायर स्ट्रांग है तो आप सब कुछ कर सकते हो। रिमेम्बरिंग दैट ही लॉस्ट अ ह्यूज फॉर्च्यून because he stopped 3 feet from gold. Darby profited by the experience in his chosen work by the simple method of saying to himself, I stopped 3 feet from the gold, but I will never stop because men say no when I ask them to buy insurance. समझ लो, वो कहता है कि मैं 3 फीट से रह गया सक्सेसफुल बनने से उस टाइम पे। अब मैं ये गलती वापस नहीं दोहराऊंगा। अगर आज लोग मुझे इंश्योरेंस पे आने के लिए, अगर आज लोग मेरा प्लान देखने के लिए मना कर रहे हैं ना, नो वरी, मैं 2-2 फीट, एक पॉइंट फीट आगे जा रहा हूँ जो लोग, उन लोगों के पास जो लोग एक्चुअली में मेरे साथ डायमंड मैनेजर बनेंगे। समझ रहे हो? अगर आज आपको लोग मना कर रहे हैं, डोंट वरी, आपने गलती की है, डोंट वरी। आपका एक्सपीरियंस था जैसे डार्बी का था। अब डार्बी क्या कह रहा है? मैं ये नहीं सोचता, मेरा एक्सपीरियंस है भाई, 3 फीट दूरी से छोड़कर आया हूँ करोड़ों करोड़ों का रुपए। अगर अब एक इंसान के नो से रुक गया ना तो कुछ नहीं होगा, आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। He was selling the insurance that time. That's what we people do in the network marketing. ये मत सोचो अगर एक इंसान मना कर रहा है तो अपने डिजायर्स को देखो, go for next call, go next follow up, next plan, next attendance, next meeting, next target, next everything no means next opportunity, आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हो? Darby is one of the small group of fewer than 50 men who sell more than $1 million in his life insurance annually. He owes his stickability to the lesson he learned from his quitability in the gold mining. उसने करोड़ों रुपए कमाए, क्यों मालूम है? क्योंकि उसका जो उसने क्या किया? होल्ड करना सीखा। क्योंकि जब उसने क्विट किया माइनिंग में तो उसको बहुत करोड़ों का नुकसान हुआ, इसको मालूम पड़ गया। तो वो अपने अब जो नया उसने डिसीजन लिया उसके ऊपर स्टिक है, ही इज देयर। समझो, बिफोर सक्सेस कम इन एनी मैन लाइफ, he is sure to meet with his temporary defeat, perhaps with some failures. सक्सेस आपके लाइफ में आने से पहले आपको बहुत सारे टेम्पररी डिफीट्स मिलेंगे, बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगे, और जब उन डिफीट्स को एक इंसान ओवरटेक करता है ना, जैसे ये डिफीट है उसको जंप करके, जैसे मेरी लाइफ में अगर एक डिफीट है मैं उसको ओवरटेक करके अगर आगे जाता हूं ना, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जिन्हें आप सक्सेसफुल बनोगे ही बनोगे। और जो ये डिफीट आता है ना उसको ओवर क्रॉस करने से पहले ही 90% लोग जो लॉजिकल सोचते हैं ना वो छोड़ देते हैं। और जब लॉजिकल सोचकर छोड़ देते हो ना तब गए, फिर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। More than 500 of the most successful men in this country have never known told the author their greatest success come just one step beyond the point of which defeat had overtaken it. मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनकी सक्सेस है ना एक डिफीट के बाद आई है। फेल्यूर इज अ ट्रिकस्टर विथ नीड सेंस
of irony and cunning. मतलब फेलियर है ना, फेलियर एक सेंस है बिल्ड करना, एक सक्सेस को बिल्ड करने का. It takes a great delight in tripping one which when success is almost within reach. अरे सक्सेस ऑलमोस्ट रीच के ऊपर होती है और हम क्विट कर देते हैं लोगों की ना सुनकर. गेम ओवर. समझ रहे हो? A 50-cent lesson in persistence. Shortly after Mr. Darby received his degree from the University of Hard Knocks and had decided to profit by his experience in the gold mining business, he had to go. एक मिनट, मुझे पानी पीने का. आप सब लोगों को समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड कर पा रहे इसको अच्छे से? चलो, गुड है. This is important, by the way. Understanding is important. ओके, अब ये दूसरा लेटर 50 सेंट. ये हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. We have 6 pages, 7 pages till now, 8 pages, 9 pages, 9 pages हैं. Okay. Okay. Shortly after Mr. Darby received his degree from the University of Hard Knocks and he had decided to profit by his experience in the gold mining business, he had the good fortune to be present on an occasion that proved to him that no does not necessarily means no. जब डार्वी ने अपनी डिग्री रिसीव की और उस टाइम पे उसने ऑलरेडी लॉस खा चुका था वो अपने माइनिंग के बिजनेस में और वो क्विट कर चुका था बीच में. तो उसने फिर इंश्योरेंस में बहुत इंश्योरेंस बेचे. उसने एक चीज सीख ली, नो का मतलब ये नहीं होता कि वो ना ही है. समझ रहे हो? नो मीन्स नो डजंट मीन्स नो, नो मीन्स यस. और आप जब ये समझ लोगे ना, आप नेटवर्क मार्केटिंग में तहलका मचा दोगे. One afternoon, he was helping his uncle grind wheat in an old-fashioned mill. The uncle operated a large farm on which a number of colored sharecrop farmers live. Quality door was open and small colored child on the daughter of the tenant walk in and took her place near to the door. The uncle looked up and saw the child and barked at her roughly. What do you want? Merkly, the child replied, my mummy said, send her 50 cents. My mammy say, send her 50 cents. I will not do it. The uncle restored. Now you run on home. Yes, the child replied, but she did not move. The uncle went ahead with his work, so busily engaged that he did not pay enough attention to the child to observe that she did not leave. When he looked up and saw her still standing there, he yelled at her, I told you to go on home. Now go, or I will take switch to you. A little girl said, yes, but she did not budge an inch. The uncle dropped a sack of grain he was about to pour into mill hopper, pick up a barrel slave, and started towards the child with an expression on his face that indicated trouble. Darby held his breath. He was certain he was about to witness a murder. He knew his uncle had a fierce temper. He knew that colored children were not supposed to defy white people in that part of country. When the uncle reached the spot where the child was standing, he quickly stepped forward one step, looked up into the eyes and screamed at the top of her shell, my mommy's got have the 50 cents. The uncle stopped, looked at her for a minute, then slowly let the barrel stay on the floor, but his hand in his pocket, took out $50 and gave it to her. The child took the money and slowly back towards the door, never taking her eyes off a man whom she had just conquered. After she had gone, the uncle sat down on a box and looked out the window into the space for more than 10 minutes. He was pondering with awe over the whipping he had just taken. Mr. Darby too was doing some thinking. That was the first time in all his experience that he had seen a colored child deliberately master an adult white person. How did she do it? What happened to his uncle that caused him to lose his fierceness and become a docile as a lamb?
What strange power did this child use that made her master over the superior? These and other similar questions flashes Darwin's mind, but he did not find the answers until years later when he told me the story. Strangely, the story of this unusual experience was told to the author in the old mill, on the very spot where the uncle took his whipping. Strangely, too, had devoted nearly a quarter of a century to the study of the power which enable an ignorant, illiterate colored child to conquer an intelligent man. As we stood there is the must old mill. Mr. Darby repeated the story an unusual constant and finished by asking, "What can you make of it? What strange power did the child use that so completely whiffed my uncle?" The answer to his question will be found in the principle described in the book. Answer is full and complete. It contains detail and instruction sufficient to enable anyone to understand and apply same force which the little child accidentally stumble upon. Keep your mind alert and you will observe exactly the strange power come to the rescue of the child, which catch a glimpse of his power in the next chapter. Somewhere in the book you will find idea that will quicken your mind. Receptive powers and a place at your command for your own benefit. This same irresistible power, the awareness of this power may be come to you first chapter, or it may flash into your mind in some subsequent chapter. It may come in the form of single idea, or it may come in the nature of plan or a purpose again. It may cause you to go back and your past experience or failure and defeats and bring to surface some lessons by which you can regain all you lost through defeat. After I described to Mr. Darby the power of unwittingly used by the little colored child, he quickly retraced his 30 years of experience as a life of insurance salesman, frankly acknowledged that his success in that field was due in no small degree to the lesson he had learned from the child. Mr. Darby pointed out every time a prospect tried to bow me out without buying, I saw that child standing there in front of the old maid, her big eyes glaring in the defense, and I said to myself, I gotta make this sales. The better portion of all sales I have made were made after people had said no. ये स्टोरी है वैसे, ठीक है। क्या है, एक डार्बी का जो डार्बीज है, ठीक है, जो गोल्ड माइन में हारा था, उसका अंकल था, उसकी मिल थी। जैसे हम सब लोग लेकर जाते हैं ना, गहू लेकर जाते हैं, हमारी मम्मी बोलती है गहू लेकर जा, इसको पीस कर आओ, ठीक है, जो मशीन होता है। तो उसके अंकल की वो मिल थी और वो व्हाइट मैन थे। और आपको मालूम है उस टाइम पे 50 साल पहले व्हाइट मैन की दुनिया में ब्लैक मैन मतलब वो गुस्सा करते थे हमारे जैसे लोगों पर। हम ब्लैक मैन एक्चुअली, ठीक है। तो व्हाइट मैन हमारे ऊपर गुस्सा करते थे। एक उनकी टीनेंट था, ब्लैक मैन उनका एक टीनेंट था। तो वो उस लड़की उसके पास गई, उस लड़की को 50 सेंट्स चाहिए थे। मतलब उस लड़की का मम्मी ने कहा था कि हमारे 50 सेंट्स उस अंकल के पास है, आप वहां से लेकर आओ। तो वो लड़की वहां पे जाती है, वो खड़ी होती है दरवाजे में। वो अंकल होता है पागल, वो चिल्लाता है, क्यों आए यहाँ पे? वो कहते हैं मेरी मम्मी ने 50 सेंट मांगे। आई नीड माई 50 सेंट्स, माई मम्मी टेल्ड। लेकिन वो कहता है, इग्नोर करता है, वो अपने कामों में इतना बिजी हो जाता है, उसको देखता ही नहीं। फिर आधा एक घंटा होने के बाद, थोड़ा टाइम जाने के बाद वो उसको देखता है और वो फिर गुस्सा होता है। वो पॉन लेता है, एक पॉन, उसको मारने उठाने के लिए वो जाता है उसके पास। लेकिन जब वो धीरे धीरे उसके पास गुस्से में जाता है ना, ठीक है, वो शांत हो जाता है। वो अपने आप शांत हो जाता है उस लड़की को देखकर। उस लड़की के पॉकेट में 50 सेंट्स डालता है और फिर अपने काम में वापस लग जाता है। अब डार्विस को तो मालूम था मेरा अंकल तो पागल है। तो ये हुआ कैसे? तो उसने ये कहा है कि इस बुक के जो प्रिंसिपल आप पढ़ोगे ना, आपको उस लड़की की इनविटेबल पावर कैसे बिल्ड हुई ना, वो आपको मालूम पड़ेगा। यू विल अंडरस्टैंड द बिजनेस। फिर डार्विस क्या कहता है, जब इंश्योरेंस सेल करता था ना, मैंने ये बुक पढ़ी थी, जब मैं इंश्योरेंस सेल करता था मैं उस लड़की की जगह पर जाता था। जब मेरे को कोई बोलता था ना नो, अब उस अंकल ने पहले तो मना किया था ना 50 सेंट देने से, लेकिन वो लड़की वहां पे अड़ी रही, जिद पे अड़ी रही, बात करती रही, उसको 50 सेंट मिल गए। तो जब वो इंश्योरेंस सेल करता था, जब लोग मुझे मना करते थे, मैं उस लड़की को इमेजिन करता था, आई एम दैट गर्ल। मैं जिद्दी था और जब लोग मुझे मना करते थे, मैं उसी से 2cc निकालता था, उसी से इंश्योरेंस निकालता था। आपको भी यही करना है। जब आपको लोग मना करते हैं ना प्रोस्पेक्टिंग के बाद या फिर प्रोस्पेक्टिंग करते समय, उस लड़की को याद करो, छोटी लड़की को याद करो।
थिंक एंड ग्रो रिच की लड़की को याद करो, उसका नाम क्या रखे? हम सब लोग नाम रखते हैं उस लड़की का, क्या नाम रखना है बोलो? मास्टरमाइंड गर्ल, ठीक है। आज के बाद अगर मैं आपको कुछ बोलता हूँ मास्टरमाइंड गर्ल, तो उस लड़की को आपको याद करना है, ठीक है। तो वो जो डार्बिस था इंश्योरेंस सेल करने वाला, वो क्या करता था, वो छोटी बच्ची को इमेजिन करता था, भाई उस बंदी, मेरे अंकल को छान के, भाई ये तो कौन है मेरे सामने इंश्योरेंस नहीं लेने वाले, इसको बेच कर रहूंगा। हमें भी ऐसा ही करना है। जब हमें लोग मना करते हैं, हमारी प्रोस्पेक्टिंग ऑन ट्रैक नहीं जा रही, तो हमें क्या करना है? उस लड़की की तरह जिद्दी बनना है। जब तक तू सीसी नहीं देगा तब तक फॉलोअप लेते रहना है। डोंट हेजिटेट, डू इट। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं। 5 मिनट, तो 5 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। शॉर्ट आफ्टर मिस्टर डार्बी रिसीव हिज डिग्री, नहीं हो गया। कीप योर माइंड अलर्ट। After I described Mr. Darby the power of unwittingly, ये भी हो गया. He recalled to his mistake in having stopped only 3 feet from gold, but he said that experience was a blessing in disguise. It taught me to keep and keeping on, no matter how hard the going may be. A lesson I needed to learn before I could succeed in anything. वो कहता है अब मैं नो के लिए रुकता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने माइनिंग में हार मानी है। अगर मैंने वापस गिव अप कर दिया तो फिर मेरे पास मेरी जिंदगी कैसी होगी? तो वो हमेशा अपने मिस्टेक से सीखता रहता है, ठीक है। The story of Mr. Darby's uncle, colored child, and the gold mine doubtless will be read by hundreds of men who make their living by selling life insurance. To all of this, the author wishes to offer a suggestion that Darby owns to these two experiences his ability to sell more than $1 million of life insurance every year. और इसकी वजह से ये जो एबिलिटी उसको लड़की के थ्रू मिली, उसकी वजह से वो $1 million के इंश्योरेंस बेचता था। Life is strange and offer imponderable. Both the success and the failures have their roots in the simple experiences. Mr. Darby experiences were commonplace and simple enough, yet they held the answer to his destiny in the life. Therefore, they were an important to him as itself. He profited by these two dramatic experiences because he analyzed them and found the lesson they taught. But the man who has neither the time nor the inclination of study of failure in search of knowledge that may lead to success, where and how is to learn the art of converting defeat into stepping stones to opportunity. In the answer to this question, this book was written. इस बुक में आपको ये मिलेगा कि जो आपके फेलियर्स है, जो आपकी डिफीट्स है, उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको आगे कैसे लेके जाना है, इंक्लिनेशन कैसे बिल्ड करना है, ठीक है, सक्सेस को कैसे बनाना है। इस बुक में आपको हर एक चीज मिलेगी। द आंसर कॉल्ड फॉर दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ 13 प्रिंसिपल, इसका जो आंसर है, अगर आपको ये पावर, नेवर गिविंग अप पावर अंडरस्टैंड करनी है अपने डिजायर्स के लिए, तो ये 13 प्रिंसिपल है ना, वो आपको सीखने पड़ेंगे, अपने माइंड में अच्छे से ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। वन sound idea is all that one needs to achieve success. The principle described in this book contain the best and the most practical of that is known and concerning ways and means of creating useful idea. इसमें जितने भी प्रिंसिपल दिए, उससे आप अपने लाइफ को बिल्ड कर सकते हो, अपने आइडियाज को बिल्ड कर सकते हो, कंसर्न कर सकते हो अपने आप को, और उससे आप अपना बिजनेस या फिर कोई भी चीज बिल्ड कर सकते हो। Before we go any further in our approach to description of this principle, we believe you entitled to receive the important suggestions. When richness begins to come, they come so quickly in such a great abundance that one wonders where they have been hiding during all these lean years. जब पैसा आता है ना, तो abundance के थ्रू रूप में आता है, और आप सब लोग चौंक जाओगे इस प्रिंसिपल्स को सीखने के बाद, यार इतने दिन ये प्रिंसिपल्स थे कहाँ, मुझे क्यों नहीं मिले, right? We take into the consideration the popular belief that riches come only to those who work hard and long. When you begin to think and grow rich, you will observe that richness begins with the state of mind. जब आप थिंक एंड ग्रो रिच करना शुरू करोगे, आपको समझ में आ जाएगा रिचनेस है ना, रिचनेस ये आपके स्टेट ऑफ माइंड में बिगिन होती है, कोई डिफिनाइट पर्पस विद अ लिटिल और नो मोर हार्ड वर्क। आप उसके लिए आपको एक पर्पस रखना पड़ेगा, उस पर्पस के साथ लिटिल और मोर हार्ड वर्क होगा। You and every other person ought to be interested in knowing how to acquire the state of mind which will attract riches. I spent 25 years research analyzing more than 25,000 people because I too wanted to know how wealthy men become that way. इस ओनर ने, बुक के ऑथर ने क्या 25,000 रिच लोगों को स्टडी किया, 25,000, और ये फाइंड आउट किया कि ये रिच बनते कैसे, इनके पास इतना पैसा आता कैसे। विदाउट दैट रिसर्च दिस बुक कुड, उस रिसर्च के अलावा इस बुक को मैं नहीं लिख सकता था। हियर इज द नोटिस
of significant truth. The business depression started 1929 and continued to on the time record of destruction until sometimes after President Roosevelt entered the office. Then the depression began to fade into nothingness. Just as an electrician in the theaters raises the light, so gradually the darkness is transmuted into the light before you realize it. So did the spell and fear in the minds of the people gradually fade away and become faith. Okay. उन्होंने एग्जांपल दिया कि बिजनेस का डिप्रेशन शुरू हुआ था 1929 में, सारे लोग मर रहे थे बिजनेस में, लेकिन उस टाइम पे एक प्रेसिडेंट आया था रूजवेल्ट. जब रूजवेल्ट ने प्रेसिडेंट ऑफिस में एंटर की तो बिजनेस का डिप्रेशन धीरे धीरे कम होने लगा, खत्म हो गया ऑलमोस्ट, और जो डिप्रेशन था वो फेथ में कन्वर्ट हो गया. Observe very closely. As soon as you master the principle of this philosophy and begin to follow the instruction for applying the principles, your financial status will begin to improve. Everything you touch will begin to transmute itself into the assets of your benefits. Impossible? Not at all. ये कहते हैं जब आप ये प्रिंसिपल्स को मास्टर करोगे ना, ठीक है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा. जो भी आप चाहते हो ना, ठीक है, जो भी वो एक असेट्स एक एज अ बेनिफिट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा. वन ऑफ द मेन वीकनेस ऑफ मैनकाइंड इज द एवरेज मैन फैमिलियरिटी विद द वर्ल्ड इम्पॉसिबल. सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम क्या है मालूम है? क्योंकि वो इम्पॉसिबल वर्ल्ड के साथ बहुत ज्यादा फैमिलियर है. ही नोज दैट द रूल व्हिच नॉट विल वर्क. उसको सब कुछ मालूम है जो काम नहीं करता, उसको सब कुछ मालूम है जो नहीं होता. बट ये बुक उन लोगों के लिए है, ये बुक आप लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए लिखी गई है, और इस रूल्स में आप सब कुछ अचीव कर सकते हो. एवरीथिंग, आई एम टॉकिंग एवरीथिंग. समझ रहे हो? A great many years ago, I purchased Fine Dictionary. The first thing I did with it, the turn the word impossible and neatly cleaned out the book. उसने क्या किया, एक डायरी अपने ये खरीदा था, क्या कहते हैं उसको, डिक्शनरी, और उस डिक्शनरी में से उसने इम्पॉसिबल वर्ड्स को ही फाड़ दिया. That would not be unwinning, क्योंकि वो अब उसको पढ़ नहीं सकता था. Success come to those who become success conscious. Success उनके पास आती है जो सक्सेस को कॉन्शियसली देखते, सक्सेस का अटेंशन बिल्ड कर रहे हैं अपने माइंड में. अंडरस्टैंड कर रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये? फेलियर्स कम टू दोज वो डिफरेंटली अलो देमसेल्व्स टू बिकम फेलियर कॉन्शियस. फेलियर्स उनके पास आता है जो अनविलिंगली फेलियर्स को देख रहे हैं. अब आपको चॉइस करना है कि आपको क्या देखना है, आपको सक्सेस को देखना है या फिर फेलियर्स को देखना है. वो तो आपके हाथ में है ना, वो आपको कोई नहीं दे सकता. Right? The object of this book is to help all the sick is to learn the art of changing the minds from failure consciousness to success consciousness. इस बुक जब आप completely अच्छे से समझोगे, जब हम 13 दिन में इसको पढ़ेंगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा, failure consciousness to success consciousness में कैसे जाना है. You have to understand that. Another weakness found in altogether too many people is the habit of measuring everything and everyone by their own impressions and beliefs. एक दूसरी चीज है जो इंसान के माइंड में बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी चीज बताई इसने. वो कहता है जो इंसान होता है ना, इंसान ये क्या करता है मालूम है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने लाइफ के एनालिसिस के थ्रू लोगों का बिलीफ और इस दुनिया को देखते हैं. जैसे हम हैं, अगर हमारे एएस नहीं बने तो हम क्या कहते हैं, यार बिजनेस चल ही नहीं रहा. जैसे आप लोगों को बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं ना कि भाई ये है वो है, ये करना मत, ये कर वो कर, करते हैं ना. वो क्या करते हैं, वो इस दुनिया के सबसे पप्पू लोग हैं. वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के अनुसार लाइफ को ट्रीट करते और लाइफ को एक्सप्लेन करते. वो है ही नहीं. हमारे लाइफ का एक्सपीरियंस तो बहुत अलग है. हम अपने माइंड के सक्सेस के रूल के एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने लाइफ को ट्रीट करें, दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी विल गेट सक्सेसफुल. और वो चीजें हमें सक्सेसफुल बना सकती है, क्योंकि जब आप सोचते हो आपको ये मालूम पड़ेगा. मतलब एक ही चीज है, आपको क्या करना है, आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है उसके थ्रू अपने लाइफ को और अपने लिमिटेशंस को बिल्ड नहीं करना. The unfortunate people remind me the prominent Chinese who came to America to educated American ways. He attended the University of Chicago. One day, President Harper met the young Oriental of the campus, stopped to chat with him for the few minutes, and asked what had impressed him as being the most noticeable characteristic of American people. Why the chairman explained the queer slant of your eyes. Your eyes are of slant. What do we say about the Chinese? We refuse to believe that which we do not understand. We foolishly believe that our own limitations are the proper measure of limitations, sure as the other fellow's eyes of our stand, because they are not the same as our own. वो कहता है देखो, लोगों की जो आंखें है, लोगों का देखने का जो नजरिया है वो अलग है हमसे. जैसे मैं हूँ और समर्थ है, समर्थों का लाइफ को देखने का नजरिया अलग है, मेरा लाइफ को देखने का नजरिया है अलग है. We have different kinds of eyes. We can see different kind of things. बट मैं अगर लिमिटेड चीजें देख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि समर्थ ने मेरी लिमिटेशंस को इंपोज करना है और अपनी लिमिटेशंस को बिल्ड करना है. दैट्स नॉट अ वे.
अंडरस्टैंड कर रहे हो? आपको अपने आप के लिमिटेशंस खुद सेट करने पड़ेंगे. यू हैव टू बी इनफाइनाइट इन काइंड ऑफ थिंकिंग. यू हैव टू बी इनफाइनाइट इन सक्सेस. यू हैव टू बी इनफाइनाइट इन सक्सेस. और जब आपको ये मालूम पड़ेगा, यू कैन गो अहेड. मतलब यहाँ पे एग्जांपल दिया, मैं आपको सिर्फ उसका ये बता रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल्स तो बहुत आपने देख लिए. ठीक है. Millions of people look at the achievement of Henry Ford after he had arrived and envy him because of the good fortune or luck or genius or whatever it is that the credit for the fortune. Perhaps one person in every 100,000 knows the secret of Ford's success, and those who do not are too modest and too reluctant to the speak of it. It's because of simplicity. A single transaction will illustrate the secret perfectly. जब हेनरी फोर्ड को सक्सेस मिली, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो लक है, बट वो एक्चुअल में लक नहीं था. वो एक सिंप्लिसिटी फॉर्मूला था जो आज आप हम सीख रहे हैं. A few years back, Ford decided to produce a few famous V8 motors. बहुत दिन पहले फोर्ड ने क्या किया, V8 मोटर्स बनाने की कोशिश की, V8 इंजन. ठीक है. बट सारे उसमें 8 सिलेंडर लगते थे. अब ऐसा इंजन बनाना मुश्किल था जिसमें एक साथ 8 सिलेंडर फिट होते हैं. सारे इंजीनियर जो उसके साथ काम करते हैं, उन्होंने क्या कहा, मतलब इम्पॉसिबल है, इंजन ब्लॉक हो जाएगा, एक पीस में नहीं हो सकता इतना. भाई फोर्ड ने क्या बोला मालूम है, कैसे भी बनाओ, मेरे को नहीं मालूम, बनाओ. ये फोर्ड मेरे जैसा है, मैं आपको कहता हूं ना, कैसे भी करो लेकिन करो, आई डोंट नो, करना है. तो उसके इंजीनियर्स ने क्या रिप्लाई दिया, सर इट्स इम्पॉसिबल, गो अहेड. फोर्ड क्या कहता है मालूम है, भाई करो, और तब तक जॉब पे रहो जब तक आप इसको पूरा नहीं कर सकते, और जितना टाइम चाहिए उतना लो. The engineers went ahead. There was nothing else for them to do. If they were to remain on the Ford staff, अगर उनको फोर्ड की कंपनी में रहना था तो उनको काम करना ही था. 6 मंथ चले गए, कुछ नहीं हुआ. अगले 6 मंथ चले गए, कुछ नहीं हुआ. Engineer trying every conceivable plan to carry out these orders, but the thing seemed out of the question, impossible. और उस टाइम पे सारी चीजें होने के बाद उनको एटलीस्ट ये चीजें इम्पॉसिबल लगी. At the end of the year, Ford checked with his engineer, and again they informed him they had found no way to carry out the orders. ये सारी चीजें होने के बाद 1 साल गया, लेकिन फिर भी उसको इंजन बनाना ही था. उसने इंजीनियरिंग को क्या, इंजीनियर्स को क्या बोला मालूम है, भाई आगे जाओ, गो अहेड, आई वांट इट और आई विल हैव इट. मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, कैसे मिलेगा वो नहीं मालूम, लेकिन मुझे वो V8 इंजन चाहिए. The Ford determination had once more. The story may not be described the minute accuracy. Just wait for a minute. The story may not describe with minute accuracy, but the sum and substances of its correct deduced from it. If you wish to think and grow rich, the secret of Ford millions, if you can, you will not have to book very far. Henry Ford is a success because he understands and applies the principle of success. One of these desires knowing that what he wants. मतलब हेनरी फोर्ड की जो सक्सेस है वो क्यों हुई, क्योंकि उसको मालूम था कि उसका डिजायर उसको चाहिए. He wants it. There is no option. Remember this Ford story as you read and pick out the lines in which the secret of his stupid achievements have been described. If you can do this, you can lay your fingers on a particular group of principles which made Henry Ford rich. You can equal his achievements in almost any calling for which you are suited. You are the master of your fate. You are the master of your fate and the captain of your soul. When Henley wrote this prophetic lines, I am the master of my fate and I am the captain of my soul, you should have informed us that we are the master of our fate, that captains of our souls, because we have the power to control our thoughts. He should have told us that either in which little earth floats, in which we move, or our belongs in a form of energy moving at inconceivably high rates, nothing matters. Ignore it. मतलब जो हम सोचते, जो डिजायर हमारे पास है, उसी डिजायर को हम ट्रांसम्यूट कर सकते हैं अपने फिजिकल अपीयरेंस में, तब जब हमारे पास एक विलिंगनेस होगी हर फॉर्मूला को इग्नोर करके हमारे सक्सेस फॉर्मूला के ऊपर फोकस करने की. समझ रहे हो? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द चैप्टर. और ये आगे 2 स्टोरी है आगे सेम जो आप पढ़ सकते हो. यू कैन जस्ट 3 पेजेस है, आप मुझे बताओ, जस्ट 3 पेजेस बाकी है, ये 3 स्टोरी भी कंप्लीट करनी है, आप खुद पढ़ोगे. चलो नो वरी, अब आपको सारी चीजें तो मालूम पड़ गई है.
अब आपको एक आउटलाइन मिल गई इस चैप्टर की, पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर की, राइट? तो इसका मैं रिकॉर्डिंग हमारे पास है, तो इसका यूट्यूब के ऊपर लिंक मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? सो यू कैन लर्न फ्रॉम इट एंड यू कैन गो हेड। बाकी आप सब लोग अब क्या करो, आपके पास आधा घंटा है, आधे घंटे में बुक को, आधे घंटे में वो चैप्टर है उसको पढ़ो। जिनके पास बुक पीडीएफ नहीं है वो पीडीएफ को देखो, एक बार सारी पीडीएफ पढ़ो अच्छे से। हिंदी चाहिए तो मैं हिंदी भेज रहा हूँ, इंग्लिश चाहिए तो मैं इंग्लिश भेज रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उसी चैप्टर को अभी के अभी पढ़ना है आपको, अभी के अभी, राइट नाउ। ऐसा नहीं कि कल पढ़ना है, परसों पढ़ना है, अभी के अभी उस चैप्टर को पढ़ो और उसके बाद आगे की बात करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं कल वापस 9 बजे। थिंक एंड ग्रो रिच, फेथ वाला चैप्टर, कल फेथ वाला चैप्टर सेकंड। 13, 14, 14 चैप्टर है। हमें अगले महीने के एंडिंग तक 3 बार इस बुक को फिनिश करना है, 3 बार, ठीक है? और उसके बाद मैं आप लोगों में से लोग चुनूंगा और आप लोग सबको एक्सप्लेन करोगे। शायद से नीरज को मैं बोलूंगा, नीरज पहला चैप्टर एक्सप्लेन कर पढ़कर। समर्थों को मैं बोलूंगा, समर्थ पहला चैप्टर एक्सप्लेन कर, ठीक है? मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करवाने के लिए बोलूंगा। तो जितना सीख सकते हो सीख लो, क्योंकि आपको स्टार बनना है इस बुक का। इस बुक को आपको अपने ब्लड के अंदर दौड़ाना है, समझ रहे हो? तो अब जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो पढ़ो। बाकी अब मैं कंप्लीट फ्री हूँ क्लोजिंग्स करने के लिए, सो वी कैन गो अहेड, ठीक है? नो वरी, बाय बाय। और रिव्यू शेयर करना कि इसका आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, सो आई कैन चेंज एनीथिंग।